स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका प्रांतीय चुनाव वाला चैप्टर किया था, उसके क्वेश्चंस हमने किए थे काफ़ी अच्छे से, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को अटेंड करते रहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन अब धीरे धीरे डाले जा रहे हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक करेंगे और आपका टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसी के साथ साथ में हम क्रिप्स मिशन भी इसी चैप्टर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। विनोबा भावे को महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो ये सेकंड सत्याग्रही इसके लिए चुने गए थे, और यदि हम बात करें तो थर्ड कौन थे? तीन इसमें सत्याग्रही थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो ये आपको नाम यहाँ पर इनके याद रखने हैं। तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये तीन नाम आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में याद रखने हैं। अब देखिए इसकी कहानी जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए होता क्या है कि 1937 में अगस्त ऑफर आता है। कब? तो देखिए 1937 क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर जिसे आप कहते हैं, वो 1937 में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छाने लग गए थे, और जो डिस्कशन चल रहा था उसमें ये बात कही जा रही थी कि किस प्रकार से, हमने पहले ही जाना कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत जो है उनकी तरफ से यहाँ पर युद्ध में भाग ले, और भारत को मनाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो जो वायसरॉय था उस समय का, लिनलिंगथो, उसने ये अगस्त ऑफर, या जिसे आप लिनलिंगथो प्रपोजल भी कहते हैं, वो उसके द्वारा लाया गया था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया था कि कांग्रेस को युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे? भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और क्या होगा? तीसरी चीज़ थी कि युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा बना दी जाएगी, और वो क्या करेगी? भारत के लिए संविधान बनाएगी, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, कुछ अंग्रेज भी होंगे लेकिन मुख्यतः भारतीय होंगे। फिर यदि हम बात करें और क्या कहा गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वायसराय की, उसमें भी अधिकतर भारतीयों को ही रखा जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार है वो संविधान के किसी भी ऐसे फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो कि माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्टेबल ना हो। ये सारी चीज़ें कही गई थी किसमें? ये सारी चीज़ें कही गई थी अगस्त ऑफर में। किसने दिया था? वायसराय लिनलिंगथो ने अगस्त ऑफर भारतीयों को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मनाने के लिए एक तरीके से ये प्रयास किया गया था। कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जानती थी कि भारतीय पूर्ण रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में जब तक साथ नहीं देंगे तब तक कि कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करती। इसलिए अंग्रेजों ने पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात करी, और आप देखेंगे तो पहली बार वो बात कर रहे हैं किसकी? कि हम आपके लिए एक संविधान सभा का भी निर्माण कर देंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इस अगस्त ऑफर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एकदम ऐसे है जैसे किसी दरवाजे में मृत कील, जिसका कोई मतलब नहीं है होने ना होने का, ऐसे ही ये चीज़ हमारे लिए है, इसके होने ना होने का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। अब होता क्या है कि गांधी जी जो हैं वो इस अगस्त में प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, उसके खिलाफ होते हैं, और इसके खिलाफ में वो एक सत्याग्रह कर देते हैं। ये लेकिन इस बार जो उनका सत्याग्रह था वो कोई मास लेवल यानी बड़े स्तर का सत्याग्रह नहीं था, वो कुछ एक लोगों के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने ग्रुप बनाएंगे और उनके साथ वो सत्याग्रह करेंगे। इस सत्याग्रह में सबसे पहले व्यक्ति आए विनोबा भावे।
दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू और तीसरे पर ब्रह्मदत्त। ये सभी लोग इसमें सत्याग्रही थे। इसे ही आप जेल भरो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसे और आप किस नाम से जानते हैं? जेल भरो आंदोलन के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था, जैसे ही कोई सत्याग्रह करने बैठता था अंग्रेज उसे गिरफ्तार कर लेते थे। जैसे सबसे पहले कौन बैठे? विनोबा भावे, वो बैठे, उनके समर्थक बैठे, उनको उठा के गिरफ्तार कर लिया। उनको उठाया तो दूसरे नंबर पर फिर जवाहरलाल नेहरू बैठ गए। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो ब्रह्मदत्त बैठ गए। इस प्रकार से ये चला था। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अंग्रेज़ों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए गांधी जी ने फिर इसे वापस ले लिया था और आगे जाकर गांधी जी जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव, जो कि हमने आपको बताया उसके बारे में चीज़ें भी बताई। बाकी उसे हम जब सब्जेक्टिव क्लास होंगी तो काफ़ी अच्छे से आपसे डिस्कस करेंगे, उसका एवेल्यूएशन करेंगे कि आखिर कितना सही था, कितना गलत था, क्या फ़ायदे थे उसमें। इसको देखिए, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? देखिए 17 अक्टूबर 1940, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखें। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। किसके द्वारा? तो देखिए विनोबा भावे जो हैं वे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वे दूसरे तथा ब्रह्मदत्त ये तीसरे सत्याग्रही इसमें बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, डेट कब प्रारंभ हुआ आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। इसे आप जेल भरो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किस चीज़ का विरोध करते हुए? तो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर जो था उसका विरोध करते हुए ये गांधी जी ने प्रारंभ किया था। 3 लोगों के नाम याद रखने हैं, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया गया है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है ब्रह्मदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे कौन से नंबर के थे? ये पहले और जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर के। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए सरोजनी नायडू, बी सी राजगोपालाचारी, सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए क्वेश्चन को बस थोड़ा सा यहाँ पर आपसे घुमाकर पूछ लिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीधा सा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, वही इसके प्रधान सत्याग्रही थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। दूसरे नंबर पर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे पर ब्रह्मदत्त। कब चालू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो यह चालू हुआ था 17 अक्टूबर 1940। किस चीज़ का विरोध करते हुए? जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसका विरोध करते हुए इसे प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? ऑप्शन है आपके पास ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी शौकत अली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, जो कि हम जानते हैं, आपको हमने अभी बताया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए यहाँ से आपसे ये इजी सा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप से पूछा गया है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की भी स्थापना की गई थी। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि सर्वोदय शब्द किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी थी? तो वह किसने करी? विनोबा भावे ने करी। अब देखिए हमने शुरुआत में आपको यहाँ पर क्या बताया था? अगस्त ऑफर के बारे में हमने बात करी थी, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो उसके कुछ पॉइंट्स को हम शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिखा देते हैं जिससे आपको वो याद रहे। यदि कहीं आ जाता है डिटेल में हम उसको अपनी सब्जेक्ट की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको अगस्त ऑफर जो था, अगस्त प्रस्ताव, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता देते हैं शॉर्ट में। तो पहला क्या था कि कांग्रेस जो है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये क्या करेगी? द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का सपोर्ट करेगी। अंग्रेज इसके बदले में क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जिसके ऊपर अंग्रेज पहले से ही कह रहे थे कि हमारी ऐसी मंशा है, बातचीत चल रही है, लेकिन कब तक होगा वो हमें नहीं पता। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी डिमांड की गई थी जिसे सिरे से खारिज किया जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी? तो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी संविधान सभा। और क्या कहा गया? इस संविधान सभा में अधिकतर कौन होंगे? अधिकतर होंगे भारतीय। तो देखिए अधिकतर इंडियंस। अंतर आप देखिए कि जो अंग्रेज पहले हमें चैलेंज कर रहे थे कि आप अपने लिए बना के ही दिखा दीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान, अब वो कह रहे हैं कि हाँ हम आपको ये राइट देंगे कि आप अपने लिए संविधान बना सकें। ये नेहरू रिपोर्ट का ही इम्पैक्ट था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के इस घमंड को चूर कर दिया था कि भारतीय ये काम नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान था इस चीज़ में। अब देखिए फिर इसके अलावा क्या था? तो इसके अलावा एक चीज़ थी जो वायसराय है, उसकी जो कार्यकारिणी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अधिकतर भारतीय ही होंगे। ये अगस्त प्रस्ताव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। यदि कहीं पूछ ले, बहुत बड़ा एक टॉपिक नहीं है तो इसलिए अलग से इस पर क्वेश्चंस नहीं है। बाकी आपको ये 4 पॉइंट तो इसमें कम से कम याद रखने हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि ये उतना ही बेकार है, अब बिना काम का है जितना कि दरवाजे में लगी हुई एक फालतू की कील। उस प्रकार से इसे कहा था और पूरी तरीके से इसे नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, सब ने इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और ये कह दिया था कि हम बिल्कुल भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग साथ नहीं देंगे। और अंग्रेज़ों को पता था कि बिना भारतीयों की मदद के वो द्वितीय विश्व युद्ध में तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए क्या था, वर्धा में एक जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया कि हम युद्ध में किसी की भी तरफ से शामिल नहीं होंगे। यानी कि कांग्रेस का कहना था ना तो हम अंग्रेज़ों के साथ हैं ना अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है आपके युद्ध से। और बात जहाँ तक है बिल्कुल सही भी थी, युद्ध आपका है, यूरोप का है, एशिया का, उससे क्या लेना देना। तो ये कहाँ पर, ये वर्धा में एक प्रस्ताव या रिजोल्यूशन पास किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और यहाँ पर देखिए हम प्रश्न करेंगे आपके किस टॉपिक पर। अब हम शुरुआत करेंगे क्रिप्स मिशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। कब आया था उसकी बात करेंगे, क्या क्या इसमें ऑफ़र हमें दिए गए थे उसकी भी बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम आपके क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ निकल जाएंगे, जो कि आपका क्या है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ हम आगे निकल जाएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ऑप्शन है ए 1940, बी 1942, सी 1944 या ऑप्शन डी 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1942। क्रिप्स मिशन जो है भारत में आता है 1942 में। अब इसकी यदि हम बात करें तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो था वो युद्ध कैबिनेट जो थी उसका मेंबर था, लेबर पार्टी का नेता था जो, और ये वो व्यक्ति था जो भारत की स्वतंत्रता का बहुत ही खुले तौर पर समर्थन करता था, और इसीलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया क्रिप्स मिशन का। और कहा गया कि आप कुछ यहाँ पर जो है पॉइंट्स बताइए भारतीयों को जिससे वो राजी हों। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, ब्रिटेन की हालत ख़राब कर दी थी हिटलर ने मार मार के। ये कहा गया कि आप कैसे भी करके भारतीयों को मनाइए जिससे वे अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें, और आप लेबर पार्टी के हैं, खुलकर समर्थन भी करते हैं भारत की आज़ादी का, तो आपकी बात का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। एक स्वाभाविक सी बात थी। क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल थे इसके, उसके अकॉर्डिंग क्या था, तो सबसे पहली चीज़ थी कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फिर यदि हम बात करें तो भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन और बाकी के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए स्वच्छंद है, यानी कि आज़ाद रहेगा। दूसरा, इसने इम्पॉर्टेंट चीज़ कही क्रिप्स मिशन ने, इसने क्या कहा कि जो संविधान सभा होगी भारत की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। लेकिन अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था, अधिकतर भारतीय होंगे। यहाँ पर कह दिया गया आपका संविधान सिर्फ और सिर्फ आप बनाइए, भारतीय बनाइए, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया भी कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स को बनाया गया जो भारत की स्वतंत्रता का खुला समर्थन करता था, तो उसके कुछ पॉइंट भारत की तरफ भी ज़्यादा झुके हुए थे, बाकी था तो ब्रिटेन का ही, तो सबसे पहले अपने देश के लिए ही सोचेगा। फिर देखिए अगला कि इनका कहना था कि ऑल इंडिया एक फेडरेशन हम बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई यदि ऐसा प्रांत है जो शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अलग से अपनी संविधान सभा बनाए। अब और यहीं से इसी पॉइंट को जो है ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है, कि यहीं से इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टीशन यहाँ से हमें दिखने लग गया था कि अब विभाजन होगा, या उसकी नींव यहाँ पर पड़ रही थी। जब यदि हम बात करें आगे क्या होता है, कांग्रेस जो है क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से खारिज कर देती है। जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ पर एकदम अड़े हो गए थे। ये उस आदमी की जिद थी कि हमें पूरी आज़ादी ही चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। ये हम लाहौर सेशन 1929 में घोषणा कर चुके हैं, लात मारते हैं हम आपके डोमिनियन स्टेटस को। और उस आदमी की जिद, बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिद, सभी लोगों के साथ से देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ। वरना जैसे आज ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन है एक तरीके से, हम भी डोमिनियन ही रह जाते। फिर देखिए होता क्या है, और अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ये तो बाद की तारीख का चेक है, एक डूबते हुए बैंक का, पता नहीं पास भी होगा कि नहीं होगा। और नेहरू जी ने कहा कि ये तो डूबती हुई बैंक है, इसके चेक पर क्या भरोसा करना, कब फेल हो जाए तो बाउंस हो जाए। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन भी जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके फेल हो जाने के बाद गांधी जी जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ये इसकी पूरी एक बैकग्राउंड की कहानी थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर कि अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया, लेकिन यह भी बेनतीजा ही निकला। हो क्या रहा था, जापान बहुत शक्तिशाली हो गया था। जापान ने, हम सभी जानते हैं, पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका भी युद्ध में उतर गया। लेकिन जर्मनी, जापान, रूस, ये सभी जो हैं बहुत भारी पड़ रहे थे ब्रिटेन पर, अमेरिका पर। तो इन्हें समझ में आ चुका था कि जब तक भारतीय लोग साथ नहीं आएंगे तब तक हम बिल्कुल ही नहीं जीतेंगे। ब्रिटेन को ये था, आओ मत आओ हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई उन्हें भी पता थी कि भारतीयों के बिना
उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों ने उन पर दबाव बनाया कि आप कैसे भी करके भारतीयों को साथ लीजिए, और फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भेजा, और उसकी पूरे पॉइंट्स भी हमने आपको बताए हैं, आगे उसे हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें सम्मिलित थे। तो देखिए, हमने आपको भी सारे पॉइंट्स बताए थे, यदि आपने ध्यान से सुने हैं तो क्वेश्चन आपका काफ़ी इजीली हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर मेंस में भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न दे देगा कि क्रिप्स मिशन की समीक्षा कीजिए। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको उसके बारे में लिखना होगा, कौन लाया, फिर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि इसमें ये प्रपोजल थे। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय जो नेता थे या कांग्रेस का उस पर क्या मत था, उसके बारे में लिखना होगा, और इसके बाद में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्या भूमिका थी, वो चीज़ें आपको एक प्रकार से लिखनी पड़ेंगी। सब्जेक्टिव क्लास में हम अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग को भी देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, पहला कथन क्या है कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यानी कि इंडियन फेडरेशन होना चाहिए, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा है, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा ही निर्मित किया जाए। नीचे दी गई कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी है 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी चारों यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, पहला कथन क्या है, भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, यह कथन बिल्कुल सही है। जो आपकी क्रिप्स मिशन था उसमें क्या कहा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। दूसरा है, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यानी कि इंडियन फेडरेशन बनाने की यहाँ पर बात की गई थी। तो यह भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और स्वयं की संविधान सभा बना सकता है, ये हमने आपको बताया। तो तीसरा कथन भी एकदम सही हो गया। चौथा कथन है, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, यानी कि इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, संविधान सभा में सभी भारतीय ही होंगे। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था। तो यह पॉइंट भी आपका सही है। भारतीय संविधान सभा में अधिकतर भारतीय होंगे, ये लिलिंग तो ऑफर या अगस्त ऑफर में कहा गया, लेकिन क्रिप्स मिशन में कहा गया कि आपकी संविधान सभा में सभी लोग भारतीय ही होंगे। तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन एकदम सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। अब देखिए, हम एक एक करके यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं इन पॉइंट्स की कि क्या क्या इसके प्रपोजल थे। तो देखिए, यदि हम चर्चा करें यहाँ पर, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इन्हें लिख लेना है और याद भी करना है। तो देखिए, पहली शर्त क्या थी, पहली देखते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, यानी कि जो हमने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस या और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सदस्य भारत बन सकता है अपनी स्वेच्छा से, ब्रिटेन उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी शर्त, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, और ये सभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग इसमें होंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। जब वो अलग ही हो गए तो वो भारत का हिस्सा ही कैसे रहेंगे,
जब वो भारत का संविधान ही नहीं मानेंगे तो सोचने वाली बात है कि फिर वे भारत का आप उन्हें हिस्सा कैसे कह सकते हैं, वो तो अपने आप में एक अलग देश ही हो गए। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को जो है ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन कहा जाता है, समझने वाली चीज़ है। फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद यानी कि क्या होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसका गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही रहेगा। यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री तो किसके पास रहेगी, ब्रिटिश के पास, बाकी सारी भारतीयों को दे दी जाएंगी। ये 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्रिप्स मिशन के, जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है, सबसे पहला क्या था, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की आज़ादी है। दूसरा क्या था, एक संविधान सभा बना देंगे जिसमें अधिकतर भारतीय होंगे, जिसमें सभी भारतीय होंगे, अधिकतर भारतीय, अगस्त ऑफर में था। तीसरा, जो नया आपका संविधान बनेगा उसे जो राज्य ना मानना चाहें वे ना माने, वे अपना अलग संविधान बना लें, इसको ही क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। और चौथा पॉइंट था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय की, उसमें क्या होगा, उसमें सभी भारतीय होंगे, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास रहेगी, वो रहेगी अंग्रेजों के ही पास। ये 4 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, मेंस में भी आपके लिए काम के हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उन्नीस 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, ऑप्शन ए है, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ऑप्शन बी है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन सी है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। ऑप्शन डी है, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की रचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसलिए हमने आपको अगस्त जो प्रस्ताव था उसके भी पॉइंट लिखाए, इसके भी यहाँ पर आपको पॉइंट बताए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से बार बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सब में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्रीलिम्स में आएगा, प्रीलिम्स में नहीं होगा तो यूपीएससी के मेंस में होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएंगी। तो देखिए, पहला क्या दे रखा है, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। तो हम जानते हैं ऐसा तो प्रस्ताव था ही नहीं। उसमें ये लिखा हुआ था, जो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं वो हों, जो नहीं होना चाहते वो अपना अलग संविधान बना लें। सेम यही चीज़ ऑप्शन सी में कही गई, यह भी गलत, और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या दिया गया है, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना, गलत। यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ यानी इंडियन फेडरेशन की स्थापना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो यह आपका एकदम सही कथन है, यानी कि आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है ए, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। ऑप्शन बी, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो देखिए, पुनः यदि देखें तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन में ऐसा कहा गया। ऑप्शन बी है, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना देगी वो मान्य होगा, यह भी आपका कथन सही है। ऑप्शन सी क्या है, नई कार्य परिषद, यानी कि जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसकी नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, यह तो क्रिप्स मिशन में कहीं भी
नहीं कहा गया, तो यह गलत हो गया। और अंत में डी ऑप्शन है, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, तो यह भी आपका सही कथन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय जनता के प्रमुख जो वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और जो रक्षा मंत्रालय है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन है ए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, यानी कॉमनवेल्थ में, जो हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, और ऑप्शन डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। और देखिए यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए वही हम आपको अभी बता भी रहे थे कि यहाँ से कई बार प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेंगे और लगभग हर 1 साल 2 साल में यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्री में अन्यथा मेंस में। तो देखिए अब इन कथनों को एक एक करके पुनः देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा था, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, तो क्रिप्स मिशन में यह तो कहीं भी नहीं था, हमने आपको बताया। फिर ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, तो यह तो दोनों 2 पॉइंटों से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं थी। दूसरा, उस समय विभाजन का कोई भी माहौल नहीं था, कि इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ था कि देश को विभाजित करने के बारे में अंग्रेज सोचें। और ये तो जब अंतिम समय आया आज़ादी का, उससे पहले बहुत ज़्यादा जिन्ना ने माहौल ख़राब कर दिया, उसके बाद देश का विभाजन किया गया, वरना अंग्रेज, कांग्रेस के नेता कोई भी इस चीज़ पर राजी नहीं थे कि देश का विभाजन किया जाना चाहिए। तो यह भी आपका पॉइंट गलत हो गया, ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी था, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, तो ये हमने आपको जो 4 पॉइंट बताए उनमें भी कहीं नहीं था, तो यह भी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी है, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, यह आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। कब दे देना चाहिए, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाए, अंग्रेज इसे जीत जाएं, उसके बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन इसे सिरे से खारिज कर दिया कांग्रेस ने, क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में वो देख चुके थे कि अंग्रेजों का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला था। भरपूर सहायता करी भारत ने इस उम्मीद से कि अंग्रेज उनके साथ अब अच्छा व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वही रवैया जारी रखा, तो इस बार भारतीय उनकी बातों में नहीं आए। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। शुरुआत में ही हमने आपको बताया, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, कई एग्जाम्स में आया भी है, इम्पोर्टेंट भी है ये स्टेटमेंट, कि ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किस मिशन के बारे में या किस चीज़ से संबंधित है, तो क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है एक डूबती हुई बैंक का। और यदि हम बात करें, ओरिजिनल स्टेटमेंट गांधी जी का था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़ दिया था कि एक डूबते हुए बैंक का। गांधी जी ने कहा कि ये सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू जी वकील थे, दिमाग वैसे ही तेज था, तो उन्होंने उसमें जोड़ दिया, और वो भी एक डूबती हुई बैंक का है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जाए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए किया
जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये पता था कि बिना भारत के समर्थन के वो ये युद्ध कैसे भी नहीं जीत सकते हैं। और फिर देखिए, क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित हैं। पहला है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन है ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। और देखिए, यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे मिशन जो आए थे। तो देखिए, प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। पहला दिया गया है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह आपका गलत हो जाएगा, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो यह बिल्कुल सही है और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, यह भी उसमें कहा गया था, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें, क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका दूसरा जो स्टेटमेंट था वही आपका सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था जब क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। ऑप्शन है ए जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बोल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलिन, या फिर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल जो है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। रेमसे मैकडोनाल्ड कब रहा था? 1936 में, जब कम्युनल अवार्ड इसके द्वारा दिया गया था। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब कम्युनल अवार्ड दिया था तब कौन था, और कुछ विशेष घटनाओं पर आपको याद रखना है कि इन समय पर कौन जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, कौन क्या कार्य कर रहा था, ये चीज़ें आपको वहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर 1936 लिखने में आ गया है, ये कब हुआ था? 1932 में था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो ये आप याद रखें। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो उस समय कौन था ब्रिटिश पीएम? वो था विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा, शुरुआत में हमने उनके नाम बताए थे। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। और देखिए, यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों जो हैं क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे, और क्रिप्स मिशन के मुंह पर ही ये दोनों से वहीं की वहीं रिजेक्ट कर कर आ गए। आकर किसी से कांग्रेस से बात भी नहीं करी कि हम बात करके बताएंगे, वहीं की वहीं साफ मना करके। पहला पॉइंट जब इन्होंने सुना कि डोमिनियन स्टेटस, वहीं नेहरू जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि बस आगे बात करनी ही नहीं है, पूरी आज़ादी जिस दिन देने आओ तब बात करना, उससे पहले बात होगी नहीं, और दोनों उठकर चल देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? अब देखिए यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी आपको एक कहानी भी बताएंगे। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिंगथो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिलिंगथो जो था, जो कि भारत का वायसराय रहा कब से कब तक, तो ये 1936 से लेकर के 1943 तक भारत का वायसराय रहा। और इसका कहना था कि ये जो गांधी जी के आंदोलन हैं ये राजनीतिक फिरौतियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लॉर्ड लिलिंगथो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिंगथो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा रहा, यह भी आप याद रखेंगे। वैसे हमने यह चीज़ आपको कहाँ बताई थी, जब वायसराय वाला चैप्टर किया था। यदि आपने नहीं किया है तो आप शुरुआत से जब वीडियोस देखेंगे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी रिवाइज हो जाएगी और आपको ये फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा, जो हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर 1943 भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। और महात्मा गांधी से जो अंग्रेज़ थे वो इतने परेशान हो चुके थे कि जब भी महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते, कुछ भी करते, तो ब्रिटिश पीएम तक चिड़चिड़ाने लग जाते थे कि इस बुढ़े को कैसे भी खिलाओ, वरना इसने हमारी जो नाक में दम कर रखी है वो किसी ने नहीं कर रखी, और ये इसके ढोंग हैं, पाखंड हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। बाकायदा लेटर्स हैं ऑफिशियल ब्रिटिश पीएम के कि वो लिख रहे हैं कि नहीं नहीं ये नाटक है, उसने ज़रूर छुपके से कुछ खा लिया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग कितने परेशान यहाँ पर हो चुके थे। और यदि जिस प्रकार के हम भारतीय लोग हैं तो कहा जाए कि हमें अंग्रेज़ों से कम आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों को हमसे ज़्यादा मिल गई, उनका पीछा हमसे छूट गया, वरना आज के टाइम पर उनके हालात और भी ख़राब हो जाते यदि वो भारत में ही रहते तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे, तब तक आप वेबसाइट पर जो क्विज़ डाली गई हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपका चैप्टर करेंगे नया भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम काफ़ी अच्छे से डीपली वहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।